हेलो दोस्तों, मैं अमितेश आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विलेज स्टूडेंट लाइव ब्लॉग में। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं इसको शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। तो आज सोचा कि आज संडे था तो मैंने सोचा कि आज कुछ टॉपिक लेके आऊं। तो मैंने एक टॉपिक हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक टॉपिक है। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना, मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था क्यों किया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था के क्या इंपॉर्टेंस रहा, उसका क्या इफेक्ट हुआ और रैयतवाड़ी व्यवस्था कितना सक्सेसफुल हुआ, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आते हैं सबसे पहला पॉइंट पे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था एक्चुअली में, रैयतवाड़ी जो शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला रैयत और दूसरा वाड़ी, अर्थात इसको ऐसे कर सकते हैं कि रैयत का मतलब होता है किसान और वाड़ी का मतलब होता है प्रबंधन। अर्थात इसको ऐसे एक दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था जो रैयतवाड़ी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ब्रिटिश कंपनी के द्वारा डायरेक्ट किसानों के साथ सीधा संबंध स्थापित करना। मतलब यहाँ पे क्या कर रही है कंपनी, इस व्यवस्था के बारे में बात कर रही है कि हम जो परमानेंट सेटलमेंट में पहले क्या होता था कि हम किसान और कंपनी के बीच में एक जमींदार वर्ग के लोग थे। मतलब जो जमींदारी व्यवस्था को यहाँ खत्म करने की बात कही जा रही थी। तो एक्चुअली क्या हुआ कि 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल, एक मद्रास प्रेसिडेंसी में 12 महल जिला है, उसमें इसको एक प्रारंभिक प्रयोग के तौर पर लागू किया गया। लेकिन बाद में इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास और भारत के कई अन्य हिस्सों में लागू किया गया। और भारत के अन्य हिस्सों में अब इस व्यवस्था टोटल भारत में 51% भाग पे लागू कर दिया गया था। अर्थात ये ऐसे कह सकते हो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे भारत में नहीं, आधा भारत में लागू कर दिया गया। और उस समय थे भारत के वायसराय थे थॉमस मुनरो और उनका एक सहायक था कैप्टन रीड। तो उस टाइम जो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड जो पंजीकृत किसानों को भूमि का स्वामी माना, मतलब जो पंजीकृत किसान थे उनको भूमि डायरेक्ट सौंप दिया गया। और जो थॉमस मुनरो कैप्टन रीड थे वो किसानों के साथ व्यक्तिगत भू राजस्व व्यवस्था के साथ समझौता किया। और यहाँ क्या किया कि जो भूमि था उसको विक्रय योग्य बना दिया गया। जैसे परमानेंट सेटलमेंट में भी था कि जमींदार किसानों के साथ जमीन को बेचता था और फिर उससे टैक्सेज लेता था। तो इसमें क्या किया कि किसान डायरेक्ट किसी को मान के चलो कि भू राजस्व देने में दिक्कत हो रही है तो वो डायरेक्ट किसी और को हस्तांतरित कर देगी, वो किसान किसी और को दे देंगे, फिर उनसे वो कंपनी को टैक्सेज पे करेगा। ये सब चीज की यहाँ पे भी कर दिया गया। और जैसे सामुदायिक भूमि चरागाह सबको सिंचाई भूमि, ये सब चीज जो था सार्वजनिक भूमि जो किसानों के स्वामित्व में नहीं रखा गया, वो कंपनी और राज्य जो राज्य था उनके स्वामित्व को दे दिया गया। अब यहाँ पे एक्चुअली इसका प्रभाव क्या होने लगा, प्रभाव क्या था यहाँ पे प्रभाव मेन था क्या कि पहले क्या, जैसे परमानेंट सेटलमेंट में भी टैक्सेस बहुत ज्यादा हैवी हो गया था जमींदार की वजह से। तो यहाँ पे भी ब्रिटिश कंपनी का सोच था कि अगर हम डायरेक्ट किसानों से जो भू लगान लेंगे, भू राजस्व लेंगे तो वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी की जो व्यवस्था थी कि जो किसानों के पास कितना भूमि अलॉट हुआ है उसके हिसाब से, भूमि के हिसाब से भू लगान या भू राजस्व की व्यवस्था की गई। अब यहाँ पे होना चाहिए था कि जितना फसल का उत्पादन हो रहा है उस पे भू राजस्व की व्यवस्था किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा यहाँ पे इसके अपोजिट हो गया, अपोजिट व्यवस्था कर दिया गया कि किसी किसान को मान चलो एक किसान को 2 बीघा जमीन दिया गया है तो 2 बीघा की जमीन के हिसाब से उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, ना कि जो फसल के उत्पादन के हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसान वर्ग पे पड़ने लगा, क्योंकि किसान वर्ग पे भी इसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ा। क्योंकि भारत में कुछ ऐसे हिस्से थे जहाँ पे अकाल पड़ता था और उनको भी भूमि दे दिया गया, तो उनको भूमि के हिसाब से लगान देना पड़ रहा था और वैसे में वो लगान नहीं दे पा रहे थे। और इसमें कहा गया था कि जो किसान
जो किसान अब समय पे भूमि का लगान मतलब भू राजस्व दे देता है, तो भू राजस्व दे देता है तो वहां पे क्या होगा कि उस किसान को भूमि से वंचित नहीं किया जाएगा, और जो किसान भू राजस्व देने में असफल हो जाते हैं उनको भूमि से वंचित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर खास करके जो किसान वर्ग थे उन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, और इसका प्रभाव जाकर के आप इस जैसे 1857 की क्रांति में इसका जो जाके किसानों का गुस्सा जाकर फूटेगा आगे जाकर के। और यहाँ पे एक बात मैं कह रहा हूँ कि इसका आखिर उद्देश्य क्या था, रैयतवाड़ी व्यवस्था का भारत में लागू करने का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहला उद्देश्य था कि जैसे परमानेंट सेटलमेंट चल रहा था, जो परमानेंट सेटलमेंट 1793 ईस्वी में लागू किया गया था, उसमें क्या बोला गया था कि किसान और कंपनी के बीच में एक बिचौलिया रहेगा, बिचौलिया के तौर पे जमींदार वर्ग के काम करेंगे, जमींदार किसी और को मतलब नियुक्त कर देता था भू लगान वसूलने के लिए। तो ये सब चीज को उसमें क्या हो रहा था कि जो किसान जो टैक्स पे कर रहा था वो कंपनी के पास बहुत ही कम मात्रा में जा रहा था। मान के चलो किसान अगर किसी जमीन पे 80 रुपया टैक्स पे कर रहा है, तो जमींदार वर्ग क्या करते थे कि उससे मतलब कंपनी को मतलब किसान से 80 रुपया लेते थे, कंपनी को 20 रुपया देते थे, मतलब वो 60 रुपया का प्रॉफिट अपने हिस्से में रखते थे। फिर उसमें क्या होने लगा कि जमींदार वर्ग जो थे मतलब जो बहुत ही जो जमींदारी व्यवस्था जो खरीदते थे, जो इनको अलॉट होता था, वो पहले से बहुत संपन्न होते थे। तो वो क्या करते थे, जमींदार लोग क्या करते थे, तो वो अपना भी एक अधिकारी नियुक्त करके रखता था भू लगान करने के लिए, वो भी कुछ पैसा रख रहा है। तो ऐसे में कंपनी को जो खर्च के हिसाब से जो जितना खर्च हो रहा था उस हिसाब से उसके पास पैसा बहुत कम जा रही थी। तो ये ऐसे जो उस टाइम थॉमस मुनरो थे और कैप्टन रीड के जो विचार थे, उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी व्यवस्था लेके आते हैं जो डायरेक्ट किसान और कंपनी के साथ सीधा संपर्क हो सके। तो ऐसे वर्ग में, और इसका क्या मतलब दूसरा पर्सपेक्टिव क्या था कि उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी और जो मद्रास प्रेसिडेंसी था वो एक्चुअली में युद्ध में बहुत ही ज्यादा युद्ध में घिरा हुआ था, चारों तरफ से युद्ध कर रहा था और उसका खर्च बहुत ज्यादा मतलब बढ़ गया था, और ऐसे में जो भू लगान था वो बहुत ही कम उसके पास आ रही थी। तो इसको मतलब एक अपने ऊपर बर्डन कम करने के लिए इस व्यवस्था को लेके आए। लेकिन ये व्यवस्था फिर जा करके लास्ट तक किसानों के प्रति, किसानों के हित में था ही नहीं। एक्चुअली ये व्यवस्था कंपनी के हित में था। ऐसा बोला गया था कि इसमें किसान को प्रॉफिट होगा, लेकिन किसान को प्रॉफिट नहीं होने लगा, क्योंकि इसमें जो कर का निर्धारण किया गया था, कर का निर्धारण जो भू लगान का जो निर्धारण किया गया था, वो डायरेक्ट मतलब जो किसानों के पास जितना भूमि था उस पर मतलब निर्धारण किया गया। ऐसे आप दूसरे भाषा में कह सकते हो कि इससे दोगुना लगान, मतलब कंपनी अब क्या करने लगी, दो गुना लगान मतलब वसूलने लगी। तो ये सब चीज की वजह से जो किसानों और कंपनी के प्रति जो संबंध था वो बिगड़ने लगा, और ये किसानों के अंदर एक असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी, जो आगे आप देखोगे जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे। तो ये सब चीज जो गुस्सा था, जो जाकर के जब 1857 की क्रांति हुई, जाकर के उसमें एक गुस्सा सारा का सारा गुस्सा जाकर फूटेगा और ये जाकर के एक क्रांति के रूप में तब्दील हो जाएगा। एक्चुअली 1857 की क्रांति सिर्फ सिपाही विद्रोह ही नहीं था, इसमें बहुत सारे ऐसे समस्याएं थी, जो मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जो जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गुस्सा था। वो जाकर के जो 1857 की जो पहली क्रांति हुई, जैसा कहा जाता है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की सबसे पहली क्रांति हुई, जो जाकर के आगे सब जो वर्ग थे वो जाकर के सब गुस्सा सबको फूटेगा। जैसे अभी रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो प्रॉब्लम्स हुई, इसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था में जो प्रॉब्लम्स हुई, डे बाय डे जो भी मतलब रूल रेगुलेशन लेके आया जा रहा था, वो जाकर के आगे जाकर के मतलब जो किसानों के लिए और भी जो बिजनेसमैन थे, यहाँ के जो लोकल जो मतलब व्यावसायिक वर्ग के लोग थे, उनके साथ भी मतलब कुछ ऐसा हुआ जाकर के जो जाकर के आगे जाकर के सब गुस्सा जाकर के 1857 की क्रांति में जाकर फूटता है। और 1857 की क्रांति एक छोटे से हिस्से में शुरुआत होकर के भारत के बड़े हिस्से में जाकर फैल जाता है। तो ये सब चीज हुई। अब मैं अगर और डिटेल्स वीडियो चाहिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और रही बात कि अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। ऐसे ही कुछ कुछ टॉपिक मैं लेके आपके साथ आता रहूंगा। अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गया है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दीजिए कि आने वाले वीडियो में मतलब इस चीज को मैं चेंज कर सकूं। अब मैं यहीं पे वीडियो को खत्म करता हूँ। चलिए, जय हिंद दोस्तों।